नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या विनायक दामोदर सावरकर को मान्यता दिलाने के लिए अब गांधी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है? दंगल में आज की हमारी बहस का मुद्दा यही है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि सावरकर की अंग्रेजों के सामने दया याचिका महात्मा गांधी के कहने पर थी। राजनाथ के मुताबिक उन्होंने कानून में मौजूद विकल्पों के तहत दया याचिका डाली है, जिसे माफी नहीं कहा जा सकता। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि आज हिंदुत्व की बात करने वाले सावरकर को बदनाम किया गया। आगे चलकर स्वामी दयानंद, विवेकानंद, योगी अरविंद को भी निशाना बनाया जाएगा। सावरकर पर इन बयानों के बाद विपक्ष के नेताओं ने सरकार और संघ पर हमला बोला है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि यही हाल रहा तो गांधी को हटाकर सावरकर को राष्ट्रपिता बना दिया जाएगा। दंगल की बहस में सावरकर पर छिड़ गई नई जंग पर करेंगे चर्चा और पूछेंगे कि क्या वाकई अब सावरकर युग आ रहा है। बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजों से सावरकर की माफी का मुद्दा फिर राजनीति की बहस में आ गया है और अब की बार इस सावरकर विमर्श में महात्मा गांधी को बीच में लाया गया है। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। सावरकर पर राजनाथ के इस बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की आई। गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर, दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। सावरकर पर राजनीतिक लड़ाई नई नहीं है, लेकिन अब की बार बीजेपी बेहद आक्रामक है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट के जरिए 1921 के महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र किया। जो बयान अमित मालवीय ने साझा किया उसके मुताबिक गांधी ने सावरकर के बारे में कहा था कि वो चतुर हैं, वो साहसी हैं, वो देशभक्त हैं। मौजूदा शासन व्यवस्था की बुराई को उन्होंने मुझसे पहले ही देख लिया था। भारत से प्रेम के कारण वो अंडमान में हैं। एक न्यायपूर्ण शासन में वो ऊंचे पद पर होते। हालांकि सावरकर पर बीजेपी की इस राजनीति का जवाब विपक्ष के दूसरे नेता भी जमकर दे रहे हैं। लो भले नई बात आ गई। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस की कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। सावरकर पर सिर्फ राजनाथ के बयान के चलते ही विवाद नहीं छिड़ गया है, बल्कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा है कि सावरकर को बदनाम करना एक साजिश का हिस्सा है। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है। ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चलाया, आज भी चलता है। वैसे जब सावरकर के बहाने ये राजनीतिक संग्राम छेड़ा गया है तो सावरकर को आदर्श मानने वाली शिवसेना ने उल्टे सरकार से पूछा है कि उन्हें भारत रत्न कब देंगे। आणि म्हणून आम्ही आजही सांगतो, जर मोहनराव भागवतांना किंवा संघाला किंवा भाजपला जे सावरकरांविषयी प्रेम आलंय तर त्याचं आम्ही स्वागत करतो, पण फक्त त्यांना भारतरत्न केव्हा द्याल इतकंच मी त्यांना विचारतो। सावरकर भारतीय राजनीति के सबसे विवादित विषयों में से हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में सावरकर को श्रद्धांजलि दी थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता सावरकर को आदर्श मानते रहे हैं।
सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। सावरकर पर इस राजनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इतिहास के लेखकों ने उनसे न्याय नहीं किया। आज तक ब्यूरो। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत और राजनाथ सिंह के बयान के बाद नए सिरे से अब विवाद भी शुरू हो गया है, चर्चा भी शुरू हो चुकी है सावरकर को लेकर। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सूचना आयुक्त उदय माहुरकर भी जुड़ेंगे, जिनके किताब के विमोचन के मौके पर ये दोनों ही शख्स वहां पर पहुंचे हुए थे और इस तरह का बयान वहां से सामने आया है। सीपीआई के नेता दिनेश वार्ष्णेय भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रतनलाल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से हमला किया गया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी ओर से सीधे सीधे कहा गया है कि जब सावरकर जेल में थे तो उन्होंने महात्मा गांधी से बात कैसे की। इतिहास का मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, यह सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया है। सुधांशु जी, मेरी आवाज मिल रही है कि आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं फौरन आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं जा रही भाई। हाँ जी, ठीक। मैं ये कह रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की तो एक अलग मन स्थिति है। वो अपने राज्य की समस्या छोड़ के लखनऊ में चले जाते हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट या वो कार्यक्रम के बारे में पढ़ा ही नहीं। उसमें यह कहा गया है कि उनके भाई जाके मिले थे, यानी उस जो लेटर के द्वारा संपर्क किया था वो सावरकर जी के भाई ने किया था। दूसरी समस्या जानते क्या है कांग्रेस के लिए? यदि कभी भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के भिन्न भिन्न आयामों में कोई समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाए, जो राजनाथ जी ने इस बयान के द्वारा किया है, और समन्वय का वह बिंदु तथ्यात्मक, एक छत्र हमारा ही वो अधिकार दिखना चाहिए, किसी दूसरे का तो कोई लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ से अथवा जो आपके इतिहासकार बैठे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इकलौते व्यक्ति हैं जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी। 2 जन्मों के। मुझे चुनौती से कहता हूं, कोई दूसरा बताइए क्रांतिकारी अथवा कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसको 2 जन्मों के कारावास की गए। बाहर निकल के सावरकर जी ने क्या बोला? कहा कि चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म के कहा कि चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म के सिद्धांत को तो माना। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं हमारे जो भी विरोधी हैं उनसे, केवल एक वाक्य बता दें नीना जी, ये किस वर्ष में सावरकर जी को सजा हुई थी और उस वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जरा ये दिनेश जी बता दें या रतनलाल जी तो बताते होंगे, जो भी रतनलाल जी को तो पता होगा। दिनेश जी बताइएगा, किस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई और उसी वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? केवल 2 नाम बताने हैं। आप 2 वाक्यों में उत्तर दे सकते, 2 शब्दों में उत्तर दे सकते हो तो बताइए, नहीं तो आप कह दीजिए मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं। बताइए। दिनेश जी, आपसे सवाल पूछा है सुधांशु जी ने। देखिए, सावरकर को सजा हुई 1911 में और उसके बाद उन्होंने 6 बार माफी मांगी। 1 बार माफी नहीं मांगी सुधांशु जी, 1 बार गांधी जी के कहने से नहीं, 5 बार नहीं 6 बार माफी मांगी। कहिए तो आपको डेट बता दूं। नवंबर क्या कहते हैं आप जो बोल रहे हो ना, आप तो इतिहास को झुठलाइए। दिनेश जी मैंने कहा था 2 शब्दों में उत्तर है। 2014 में फिर माफी मांगते हैं, फिर 14 से 1917 तक वो 3 बार माफी मांगते हैं, 1920 में फिर माफी मांगते हैं। आपके सावरकर माफी वीर थे। और जो राजनाथ जी ने कहा कि साहब वो सांस्कृतिक एकता के लिए हमेशा काम करते रहे, बिल्कुल नहीं। आप ही लोगों ने 2 नेशन थ्योरी दी, 2 मुल्क की थ्योरी आपने दी और उसी को अंग्रेजों ने फॉलो किया। आप अंग्रेजों के इन्फॉर्मर थे, अंग्रेजों के सूचक थे, अंग्रेजों की गोद में बैठे होते। और ऐतिहासिक क्रम में एक नहीं हजारों डॉक्यूमेंट ऐसे मिलेंगे जहां पे आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, ब्रिटानी हुकूमत के साथ थी। ठीक है सुधांशु जी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है, उन्होंने तमाम बातें कही हैं। इसी के साथ अगला सवाल भी मेरा आपसे है, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को, संघ को, कि वीर सावरकर के साथ अन्याय किया गया है इतिहास में? बार बार जो आप लोगों की ओर से जिक्र किया जाता है। सुधांशु जी, मेरी आवाज आ रही है चित्रा जी आपके पास? ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, मैंने दिनेश जी से सिर्फ ये पूछा था कि किस वर्ष में सजा हुई और उस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष कौन?
मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया क्योंकि वो प्रोफेसर है। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया चूंकि वो प्रोफेसर है। मुझे उम्मीद थी कि उन्हें पता होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं। दिनेश जी की बात हो जाए प्लीज। दिनेश जी दोनों लोग साथ में बोलेंगे। सावरकर को 2 जन्मों की बात हो जाए एक बार प्लीज। प्लीज पहुंचाई सब जानते हैं। कानपुर में दिनेश जी आप अपने टर्न में बोलिए। अरे आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। दिनेश वासुदेव जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, अब मैं बताता हूं। देखिए 1910 में वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई। और चित्रा जी मैं आपके सारे दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक कर लीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम रजनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। यह बात पचा गए वासने जी। अरे ब्रिटिश सरकार के बाबुओं के पैरों तले बैठे थे और पिट्ठू वो नहीं थे, पिट्ठू सावरकर थे। गजब की बात करें, आपको तो माफी मांगने की जरूरत क्या थी? ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी आपकी सदारत कर रहा था। और 1914 में कांग्रेस संविधान प्रस्ताव पारित करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दे रही थी, बाकायदा रिजोल्यूशन पारित है। तो भैया ब्रिटिश सरकार के पक्ष में बोलने की बात। और जहां तक इस विषय का उल्लेख है तो महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को यह लेटर लिखा है जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के पेज नंबर 348 वॉल्यूम 19 जो गांधी आश्रम के द्वारा पब्लिश्ड है उसमें इसका उल्लेख है। और उसके बाद वाशरे जी सुनिए, 26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा, इसका भी उल्लेख वॉल्यूम 20 के पेज नंबर 368 पे है। वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो गांधी आश्रम के द्वारा है। समस्या क्या है? और ये वासने जी बोल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले। अरे जिन इतिहासकारों ने अपनी किताबों में वीर सावरकर तो छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सूर्य सेन को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा, आतंकवादी लिखा विपिन चंद्रा ने अपनी किताब में। और जब भगत सिंह के भाई के पोते यदुवेंद्र सिंह संधू ने हमारी सरकार आने के बाद यह मुद्दा उठाया तो कहते हैं दूसरे एडिशन में हटा देंगे टेररिस्ट वर्ड। जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का ऐसा मजाक उड़ाया वो लोग आज आकर खड़े होकर यह बात कहते हैं तो मुझे और ज्यादा आश्चर्यजनक लगता है। मैं आपके पास आऊंगी। इस बात को छुपा गए कि सावरकर को सजा हो रही थी उस साल अंग्रेजों का एक सेक्रेटरी कांग्रेस का। ठीक है, तो क्या इतिहास को नए सिरे से लिखा जा रहा है? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। मुझे ये बताइए अंग्रेज सेक्रेटरी अध्यक्ष था कि नहीं? ये भी बता। चले दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज सभी का तकनीकी दिक्कत जल्द से जल्द दूर किया जाए। कुछ परेशानी आ रही है रतनलाल जी, सीधे आपका रुख करते हुए, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजधानी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सीधा से सवाल मेरा ये है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी को, संघ को लगता है कि दरअसल वो स्थान वीर सावरकर को नहीं दिया गया जिसको वो वास्तव में डिजर्व करते थे और इसी वजह से इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसी बात का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख भी नजर आए और उनकी ओर से यहां तक कह दिया गया कि 2014 के बाद अगर कुछ लोगों को लगता है कि वीर सावरकर युग आ रहा है तो हां आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को आप? शुक्रिया, नमस्कार दिनेश जी, सुधांशु जी, बहुत दिन बाद टीवी पे मिल रहा हूं। आप सुन रहे हैं मुझे? जी आवाज आ रही है, अपनी बात आगे बढ़ाइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है रतनलाल जी। हाँ चलिए अच्छा है। एक तो राजनाथ सिंह इतिहासकार हैं, मोहन भागवत भी इतिहासकार हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग इतिहासकार हैं और मुझे उम्मीद है कि सावरकर की राइटिंग्स, स्पीचेस, कॉलोनियल रिकॉर्ड सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये चर्चा तो न्यूज रूम में नहीं, सेमिनार में होनी चाहिए। और सुधांशु जी अब सांसद हैं, एक दिन सेमिनार कराएं, उस पर रेफरेंस के साथ सब आए तो मजा आएगा बात करने में। थोड़ी काम की बात होगी, मन की बात हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा रेफरेंस दिया है सुधांशु जी ने। मेरे पास 2 कागज है, उन्होंने डेट पूछा था, ये डेट मेरे पास अगर आप देख पा रहे हो तो बोलिएगा तो रेफरेंस भी दे देंगे। ये कागज है और ये है 9 जनवरी 1918 का कागज है। अंडर सेक्रेटरी को लिखा गया है, ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी के तरफ से। पूरा कागज तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन सावरकर लिख रहे हैं इन विच, जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं यहाँ कोट है, in which he praised that general amnesty may be granted to all prisoners convicted of political offense. I repeat, general amnesty may be granted to all prisoners convicted of political offense. और इसके बाद जो सेक्रेटरी लिख रहे हैं, it is not proposed to take any action on the petition and B.D. Savarkar is being merely informed through the superintendent Port Blair jail that his representation has been laid before the government of India। कागज फिर दिखा रहा हूं, ये कागज देख लीजिएगा, एक रेफरेंस ये है।
कि वो जेल में थे पोर्ट ब्लेयर में और अपने लिए भी माफी ये मांग रहे थे, जनरल एमनेस्टी, क्षमादान। अगर एमनेस्टी को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ और मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब या मोहन भागवत साहब पूरा राइटिंग पढ़ चुके होंगे। नहीं मिला होगा तो मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में है, आए यहाँ सारा कागज मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा तो है कि महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी। राजनाथ सिंह ने तो यही कहा है कि महात्मा गांधी ने उनसे कहा था, महात्मा गांधी, और इस वजह से उन्होंने माफी मांगी। सुधांशु जी बैठे हुए हैं, सुधांशु जी बैठे, महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था डॉक्टर अंबेडकर से, जब पूना पैक्ट हो रहा था, कि डॉक्टर अंबेडकर 5 साल दीजिए, 5 साल में हिंदू सुधर जाएंगे। तो क्या अब तक हिंदू सुधरे? अन्यथा पेज नंबर रेफरेंस मैं दे दूंगा पूना पैक्ट में कहा। गांधी ने बहुत बात कही, वो कहां से कहे नहीं कहे, रेफरेंस नहीं दिए, अगर देते तो मैं जरूर क्रॉस चेक करता। अब चलिए आता हूं दूसरे पॉइंट पे। भारत सरकार ने अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेज को छापा है और उसके, सुधांशु जी के लिए स्पेशली कह रहा हूं, शायद मुझे भूल गए होंगे, लेकिन हम लोग कई बार टीवी में रहे हैं पहले, अब सांसद हो चुके हैं। वॉल्यूम 40 पर चले जाइए और चैप्टर नंबर 39 पे चले जाइए और पेज नंबर 409 और 410 पे पढ़िए। अंबेडकर सावरकर के बारे में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, जो मैं अगर समय होता तो पढ़ के सुना देता, फिर भी वो नटशेल में कह रहे हैं कि सावरकर नादान है, कंफ्यूज्ड है। बौद्ध धर्म के बारे में क्या लिखता है सावरकर? उल्टा पुल्टा लिखता है। वो कंफ्यूज तरह से लेख उन्होंने लिखा था कि बौद्धों की अताताई अहिंसा का शिरछेद। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अभी जो बयान संघ प्रमुख और राजनाथ सिंह की ओर से आए हैं, हम उसी मुद्दे पर रहते हैं, उसी मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से सावरकर साहब कंफ्यूज आदमी है, कंफ्यूज है। वो देशभक्त भी दिखना चाहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के साथ भी रहना चाहते हैं, तो ही वॉज ए कंफ्यूज्ड मैन। ठीक है, जवाब दीजिए। व्हाट डॉक्टर अंबेडकर रोट इन हिज बुक। ठीक है, और सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या कंफ्यूज थे वो अंग्रेजों के साथ थे या फिर भारत के साथ थे? उसको लेकर ये जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भाई देखिए, रतन लाल जी तमाम प्रकार की एकेडमिक बात करते हुए कंफ्यूज तो मान्यवर आप नजर आ रहे हैं। मैंने तो जो फैक्ट कहा था वो तो कोई जाके नेट पे चेक कर सकता है। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब कोई किंतु परंतु रह जाता है? युद्ध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्रता का, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी में। और पहले 5 अध्यक्ष कौन कौन है कांग्रेस के? जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, स्थापित हुए एलन ऑक्टेविया ह्यूम के द्वारा, और 1910 तक विलियम बेंटन। कांग्रेस स्वतंत्रता का संघर्ष कर रही है। मान्यवर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप और आपने कहा कि गांधी जी ने ये लिखा, सावरकर जी ने क्या लिखा गांधी जी के बारे में, मोपला के बारे में बोलेंगे, उसको बोलने का साहस करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये जो सेलेक्टिव अप्रोच हुई है ना, ये सेलेक्टिव अप्रोच लखीमपुर से नहीं, यहां तक दिल्ली तक चल रही है कि इतिहास में हर चीज को करो। और देखिए, मैं चित्रा जी बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये सारे हमारे सम्मानित विद्वान पैनलिस्ट इस बात को कैसे छुपा रहे हैं कि उस समय कांग्रेस एक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी। अब दूसरी बात, जो लेटर है 26 मई 1920 का महात्मा गांधी का, उसकी पहली लाइन क्या है? महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद देता हूं। तो काहे बात का धन्यवाद दे रहे थे भाई? अब तो आपके हिसाब से तो गड़बड़ हो गया अगर धन्यवाद दे दिए तो। राजनाथ जी ने कौन सा गलत कोट किया है? उन्होंने तो उसी लेटर में लिखा है, पहला शब्द है कि मैं रॉयल गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उसने बहुत से लोगों पर से केसेस हटा लिए हैं, और ये दोनों सावरकर बंधु, चूंकि इनका केस किसी भी प्रकार से वायलेंस नहीं की है, यह महात्मा गांधी ने लिखा है, इसलिए इनको पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाना चाहिए और इनको उसी के अनुसार ट्रीट करना चाहिए और एमनेस्टी देनी चाहिए। अब बताइए, गांधी जी सही है या आप सही हैं? बोलिए। जो फैक्ट है कि वो अंग्रेज उस समय अध्यक्ष था कांग्रेस का, वो सही है? हाँ। या स्वतंत्रता संग्राम का अंग्रेजों से लड़ने का दावा सही? अब आप बताइए। गांधी जी का बयान भी दिखा रहे हैं सावरकर पर 1921 में उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि वो चतुर क्रांतिकारी हैं जी, और उसी बात का जिक्र यहाँ पर कुछ पन्नों के जरिए कर रहे थे सुधांशु जी। सुधांशु जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत क्या है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाते हैं। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का, शादी हंसुआ की हो रही, हंसी धान करता है, खुरपी का गीत गाते हैं। तो समझिए कि बहुत सारी बातें हैं
अभी उन बहस करना चाहें तो हम तो सांसद हैं, सेमिनार करा ले, हम भी पेपर तैयार। अरे रतन लाल जी, अभी जिस कार्यक्रम में आप शिरकत करने आए हैं उसी में बहस कर लीजिए, सेमिनार आप करवाते रहिएगा। क्या कर रहे थे अभी जहां पर बहस हो रही है आप वहीं पर बहस कर लीजिए। कह रहा था कि अंग्रेजों से हमारी लड़ाई नहीं है। हाँ, नहीं, आरएसएस क्या कर रहा था अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में, उसका भी तो पेज नंबर डॉक्यूमेंट देंगे सुधांशु जी। आरएसएस क्या कर रहा था 1925-26 के बाद? हिंदू महासभा क्या कर रहा था 1915 से? आप ले लीजिए, उठा लीजिए। ग्वालियर के राजा जो है 1857 में क्या कर रहे थे? राजे महाराजे अभी तो उनके पार्टी में मंत्री हैं। तो सबके इतिहास पे खुले मन से चर्चा हो ना। चलिए ठीक है, मतलब सरकारें क्या अपने अपने तरीके से इतिहास को बदलती रही है, ये बड़ा सवाल है। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ उदय माहुरकर भी जुड़ चुके हैं जो कि सूचना आयुक्त भी हैं और इसी के साथ उन्हीं की किताब के विमोचन के अवसर पर ये बयान सामने आया है जिसको लेकर एक नई तरह की बहस शुरू हो चुकी है। उदय जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतिहास को क्या वास्तव में नए सिरे से लिखा जा रहा है और जो बातें इतिहास के पन्नों में छिपा ली गई थी उसको नए सिरे से गढ़ने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है? जो बातें राजनाथ सिंह जी और साथ ही मोहन भागवत जी की ओर से कही गई हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपकी ही किताब के विमोचन के अवसर पर ये लोग बोल रहे थे? नहीं, आपका क्या प्रश्न है? क्या है आपका? मेरा सीधा सा प्रश्न यह है, राजनाथ सिंह जी की ओर से कहा गया है कि दरअसल गांधी जी के कहने पर वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, जबकि बार बार उनके माफीनामे को देश के सामने गलत तरीके से पेश किया जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? किताब में किन बातों का जिक्र है इसको लेकर? पहले मैं राजनाथ सिंह जी वाला जवाब दूंगा जी। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। जो रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलते हैं, जो हमारा इसमें जो रिसर्च है वही कहता है कि वीर सावरकर ने अपने चाणक्य नीति या शिवाजी नीति के तहत कई सारे पिटीशंस किए। उसमें से कुछ पिटीशन उन्होंने उनके भाई नारायण राव सावरकर और उन दोनों की जो संपर्क हुआ उनका और गांधी जी का, उसके बाद किए। तो गांधी जी के कहने पे मर्सी पिटीशन सावरकर ने की थी, कहना बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। दूसरा, मर्सी पिटीशन की बात, तो ऐसा है कि सावरकर जो थे वो क्रांतिकारी थे। वो जब लंदन में अरेस्ट हुए और उनको जब लाया जा रहा था उस टाइम भी उन्होंने समुद्र में डुबकी लगा के भागने का प्रयास किया था, लेकिन वो फिर से पकड़े गए थे। तो वो भागने का प्रयास बार बार कर रहे थे। तो उनकी मर्सी पिटीशन जो है उसको एक चाणक्य नीति, कृष्ण नीति या शिवाजी नीति के रूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि शिवाजी ने खुद ने अपने जीवन काल के अंदर, उनका लक्ष्य था हिंदुई स्वराज्य, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कम से कम 4 से 5 पिटीशन की हुई हैं, माफी पत्र लिखे हैं औरंगजेब को। हर एक माफी पत्र के पीछे एक उद्देश्य था, और जब उनका जब उद्देश्य पूरा हो जाता था तो संधि होती थी जो माफी पत्र लिखने के बाद, उसको तोड़ देते थे। तो वीर सावरकर ने तो अपने उनकी जो किताबें हैं, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर आवर लाइफ और अंडमान के अंधेरे से, इन 2 किताबें उन्होंने कहा है कि मर्सी पिटीशन मैंने क्यों की थी। वो उनके जो सहायक कैदी थे उनको भी उन्होंने कहा था। कितनी बार उनकी ओर से मर्सी पिटीशन दाखिल की गई, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि देखना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी के कहने के बाद में भी, गांधी जी के कहने पे भी उन्हें मर्सी पिटीशन किए, ये बिल्कुल तथ्य पे आधारित बात है। ठीक है, सीधे दिनेश वासुड़े जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में इन बातों का जिक्र नहीं था और तथ्य हैं, और उन तथ्यों को उन्होंने अपनी किताब में सामने रखा है देश के। मैं ये जानना चाहता हूं कि शिवाजी चाणक्य नीति के तहत उन्होंने भगत सिंह की नीति क्यों नहीं अपनाई, रामप्रसाद बिस्मिल की नीति क्यों नहीं अपनाई, अशफाकुल्ला खान की नीति क्यों नहीं अपनाई? इन्होंने वो नीति क्यों अपनाई जो धर्मविशेष की नीति पर आधारित थी? यही तो सारी। देखिए, ये जो प्रयास है आपका भगत सिंह को पिट करने का सावरकर के सामने, ये बिल्कुल तथ्यहीन है। भगत सिंह और सावरकर एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के एडमायरर थे, और भगत सिंह, राजदेव और राजगुरु और सुखदेव तीनों सावरकर जी जब रत्नागिरी में थे उनको मिलने गए थे और उनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी। और क्रांतिकारी कोई एक ब्लॉक नहीं है, उसमें विभिन्न विचार हो सकते हैं, विभिन्न विचार हो सकते हैं। और बार बार दरअसल संघ की ओर से या बीजेपी की ओर से यह बताने की कोशिश भी की जाती है कि दरअसल चतुर रणनीतिकार के तौर पर उनका जो मकसद था, उस मकसद को पाने के लिए उनकी ओर से जिस भी तरह की कोशिशें की गई, उसको करने की कोशिश उनकी ओर से, सावरकर की ओर से लगातार की गई। लेकिन उसके बावजूद सावरकर को लेकर इतने सारे विवाद क्यों हैं
और एक बड़ा तबका इस बात को, जो बातें संघ प्रमुख या फिर राजनाथ सिंह की ओर से कही जा रही हैं, उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए। आज क्या सावरकर युग आ रहा है, इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत संघ प्रमुख की ओर से कहा गया है कि अगर जिन लोगों को लगता है 2014 के बाद सावरकर युग आ रहा है तो हाँ वो सही है। इसके साथ ही सावरकर के हिंदुत्व को भी वो परिभाषित करते हुए अपनी बात कहते हैं और राजनाथ सिंह की ओर से यह कह दिया गया है कि दरअसल गांधी जी के कहने पर ही वीर सावरकर की ओर से माफी मांगी गई थी, लेकिन उनको गलत तरीके से देश के सामने रखा गया और इतिहास ने सावरकर के साथ न्याय नहीं किया है। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से सुधांशु जी आपके पास आते हुए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यह कहा गया है कि जो इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है बीजेपी और आरएसएस की, राष्ट्रपिता को बदलकर महात्मा गांधी की जगह कहीं आप लोग वीर सावरकर ना कर दें, इतिहास को विकृत करके देश के सामने रखने का काम आपकी ओर से किया जा रहा है, यह आरोप असदुद्दीन ओवैसी आप पर लगा रहे हैं। देखिए, वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी का बोलने का क्या लोकस स्टैंड है, जो कहते हैं 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की। उस ढंग के इतिहास का इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग अगर आकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर टिप्पणी करें तो वो बहुत हास्यास्पद लगता। हां, एक वाक्य जरूर है, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात बोला ना कि भाई जेल में जाना तो एक बड़ी बात मानी जाती थी और सावरकर जेल में जाकर क्यों माफी की बात कर रहे थे। तो ओवैसी साहब, सावरकर को जेल में हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया था, उन्हों कोलू में बैल की जगह जोत दिया गया था, उनको वो जेल नहीं मिली थी जहां जेल में बैठकर किताब लिखी जाती हो स्पेल ऑफ माउंटेन्स, जहां जेल में बैठ के जलवाए जलाल के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिख दी जाती हो। पुस्तकें लिखकर बातचीत करते हुए वो स्वतंत्रता का संघर्ष करने का मौका सावरकर को नहीं मिला था। अकबर इलाहाबादी का बड़ा फेमस शेर है और वो ये धारणा है कि वो मोतीलाल नेहरू जी के लिए बोला गया था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में स्वतंत्रता का आंदोलन होता था, धरना प्रदर्शन, और शाम को ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ डिनर होता था, जिसको लेकर अकबर इलाहाबादी ने बात लिखी थी। इसलिए वो ओवैसी को वो समझ नहीं है, ओवैसी जी को ठीक है, उनका अपना सोच सही है, परंतु यहां जो मैं बात कहना चाहता हूं, उसी में जो राजनाथ जी ने बोला, यदि वाजपेयी जी को डेट को लेकर भी कोई मतभेद है, सुधांशु जी, चूंकि सावरकर को लेकर बहुत सारे विवाद भी रहे हैं, ये बात भी सच है, और जब हम किसी को भी महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं तो उसके साथ विवाद भी उसी तरह से चलते हैं। देखिए यहां पर ओवैसी की ओर से कहा जा रहा है कि जिन्हें जस्टिस जीवनलाल कपूर की जांच पे हत्या में शामिल करार दिया गया था, उनको महान बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और आरएसएस की ओर से। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी की हत्या का प्रश्न था तो ओवैसी जी को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी तो उसका केस झेल रहे हैं। जब उन्होंने यह आरोप लगाया था तो कोर्ट ने कहा था कि आपके पास कोई सबूत नहीं, दो चीजें, या तो आप माफी मांग लीजिए या मुकदमा फेस करिए। राहुल गांधी ने कहा मुकदमा फेस करेंगे। तो कोर्ट क्यों कहता कि भाई आप मुकदमा फेस करिए अगर सबूत होता। कोई भी तथ्य आज तक यह नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ओवैसी कह रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुझे याद आता 1920 की बात चल रही है, यही तो जिन्ना ने 1920 में कहा था, क्यों गांधी जी तिलक या गोखले के साथ खड़े हो, मुसलमानों मेरे साथ खड़े हो जाओ। वही शब्दावली आज 100 साल बाद ओवैसी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का नेता नहीं, हर जाति का नेता है। वो कह रहे हैं क्यों मुलायम सिंह और लालू यादव और प्रियंका और राहुल के साथ खड़े हो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो जिन्ना के 21वीं सदी के अवतार जब महात्मा गांधी के प्रवचन देते हैं तो पंचतंत्र का श्रृगाल प्रवचन याद आता है। चलिए ठीक है, ओवैसी की पार्टी से अभी कोई मेहमान हमारे साथ नहीं है। रतन लाल जी, अब मैं सीधे आपके रुख करते हुए फिर विशाल जी आपके पास आऊंगी। लेकिन यह बात भी सच है ना कि 1948 में जब एक हफ्ते के बाद उनको इस पूरे मामले में पेश किया गया था, उसके अगले ही साल उनको बरी भी कर दिया गया था। तो ये बातें उस तरीके से देश के सामने क्यों नहीं रखी जाती हैं? नहीं, तो है सुधांशु जी को सुनना हर समय मुझे अच्छा लगता है। वो झूठ भी बोलते हैं तो बहुत इतने तरीके से बोलते हैं कि मजा आता है सुनने में। तो मैं न्योता दे रहा हूँ सुधांशु जी को एक सेमिनार हो। चलिए, बहरहाल देखिए, इतिहास जो है भारत का, जो आज़ादी का जो आंदोलन है, उसका इतिहास की समझ अभी लोगों को नहीं है। यहाँ आर्म्ड रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, यहाँ पे किश्तों में आज़ादी मिली, किश्तों में डेमोक्रेसी में जब बातचीत करके अब इतने राइट्स दिए गए, फिर इतने राइट्स दिए गए, तो लोग आंदोलन भी करते थे, जेल भी जाते थे, फांसी में भी अटकते थे, लेकिन अंग्रेज हुकूमत से लोग बात करते थे। गांधी भी करते थे, अंबेडकर भी करते थे, और बहुत सारे हिंदू महासभा के लोग भी करते थे, समझे। तो ये कहना कि गांधी उस समय, हाँ ठीक है, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी,
बट ये किस्तों में मिली है आजादी ना, पहले ये समझिए। ये गांधी 20 में जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस हिंदू महासभा के बहुत सारे नेता कांग्रेस में थे, आरएसएस के बहुत सारे नेता कांग्रेस में थे, अभी भी हैं। बीजेपी के पार्टी में अभी भी 100 से ज्यादा कांग्रेस के एमपी वहां पे बैठे होंगे। मैं चलता हूं कि जैसे राष्ट्रवाद का मतलब जो पूरा गांधी ने मसला जो बात कही थी उसको खारिज तो नहीं की जा सकती ना रतनलाल जी। अगर महात्मा गांधी ने 1920 में या 1921 में सावरकर को लेकर कोई बात कही है और जो इतिहास के पन्नों में है, तो उसको आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते हैं। उस समय आरएसएस नहीं था ना, नहीं उस समय आरएसएस नहीं था, हिंदू महासभा के लोग कांग्रेस में ही थे, ये बात समझना चाहिए। आरएसएस नहीं था, हिंदू महासभा के लोग कांग्रेस में ही थे, तो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस ही कर रही थी एक तरीके से। ठीक है, इस सवाल का जवाब गर्व से भाजपा ही उदय जी आपकी बातों से ना इत्तेफाकी रख रहे हैं। नहीं टपका है। ठीक है, लेकिन विशाल जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से 2 लाइन में वो खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। आर्यन खान को आज जमानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि लगातार उन पर शिकंजा कसता हुआ उनकी बेल याचिका पर फिलहाल सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। सेशन कोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। आर्यन की बेल याचिका पर कल भी सुनवाई होगी, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जैसे और जानकारी इस बारे में आती है आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से उदय जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए बहुत सारे विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं, तो महानता की श्रेणी में रखने की बात एक तरफ, लेकिन उनको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्षी दल भी सवाल खड़े करते रहे हैं। और यहां पर एक और बात का जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मोहन भागवत जी की ओर से यह भी कहा गया है कि 1914 के बाद जो लोग सोच रहे हैं 2014 के बाद कि हां सावरकर युग आ रहा है, तो वो बात सच है। तो क्या वर्तमान में इस तरह की स्थिति है कि सावरकर युग आ रहा है, और किस संदर्भ में उनकी ओर से ये बातें कही गई थी? उदय जी मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं चित्रा ढंग से, आप फिर से रिपीट करिए। मोहन भागवत जी की ओर से आपके कार्यक्रम में कहा गया 2014 के बाद अगर कुछ लोगों के जेहन में यह सवाल है कि सावरकर युग आ रहा है, तो वो सही है। किस संदर्भ में उनकी ओर से ये बातें कही गई थी? मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन संदर्भ समझ गया हूं मैं। हमारी किताब का जो इंट्रोडक्शन है उसका शीर्षक ही है डॉन ऑफ द सावरकर एरा। हम एज रिसर्चर्स ऑफ सावरकर, हम और हमारे को लेखक किरय पंडित ये मानते हैं कि सावरकर का जो योगदान था, सावरकर की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की विजन थी, कूटनीति की विजन थी, उसको अगर आप मूल्यांकन करें उसका, तो आज जो 370 जिस तरीके से हटा गया है, राम मंदिर के रास्ते जैसे खुले हैं, उसके बाद लगता है कि सावरकर एरा का प्रारंभ हो चुका है। आपकी किताबों में भी क्या उन विवादों का जिक्र है? ठीक है, उस विवाद पर एक लाइन में जल्दी से, क्योंकि उनको पकड़ा भी गया था एक बार, अलग अलग इसको लेकर अलग अलग संदर्भ किताबों में मिलते हैं, तो जो विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं, क्या उन विवादों का भी जिक्र उसी रूप में किया गया है आपकी किताब के जरिए? क्योंकि बार बार आरोप लगेंगे कि पहले के इतिहासकारों ने कुछ और लिखा और मौजूदा जो किताब लेखक हैं वो सरकार से प्रभावित होकर अपनी बातें लिख रहे हैं। कट रही आवाज आपकी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आवाज दुरुस्त करवाती हूँ, मेरी आवाज उन तक पहुंचे, दोबारा से आप फोन कॉल कीजिए उनको। विशाल मिश्रा जी, लेकिन बहुत सारे विवाद भी तो रहे हैं ना सावरकर जी के साथ, तो उसको लेकर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि महापुरुष की श्रेणी में उस शख्स को क्यों रखा जा रहा है जिसके ऊपर गांधी जी की हत्या के इल्जाम लगे थे? इस सवाल का क्या है जवाब आप लोगों के पास? चित्रा जी, मैं आपसे इन सारे प्रश्नों को एक लाइन में ये मैं कहकर शुरुआत करना चाहूंगा कि जो ना कभी दिया थे ना है, सोचते हैं कि उजाला हूं मैं, अभी उन्होंने सूरज को देखा ना था। रही बात महात्मा गांधी जी की जो हत्या का जो आरोप, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 फरवरी 1949 को न्यायाधीश आत्मा चरण जी ने क्या कहा था कि निहायत ही शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण तमाशा बनाया गया था। ये बात कही गई थी उनको ससम्मान छोड़ते हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो लोग बैठकर अंबेडकर जी के और सावरकर जी के बीच के मतभेद को रेखांकित करना चाह रहे हैं, तो ये अंबेडकर जी ही थे जिन्होंने भोपटकर जी को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली में सफदरजंग से आगे जाकर प्राइवेट मिले थे और ये बात बताई थी कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई है। रही बात उनको, जो लोग कहते हैं कि क्यों महापुरुष बनाया जाए, चित्रा जी, जीवन एक मिलता है, उस एक जीवन में 2-2 आजीवन कारावास, उसके बावजूद भी उस 7x7 की कोठी में अपने नाखूनों से, अपने उंगलियों से, कंकड़ से 4-4 महाकाव्य लिखने वाला पुरुष, एक है उनकी सप्तऋषि, एक है उनका महासागर, एक है कमला, एक है वृक्षोद्यम, 4-4 उपन्यास चित्रा जी, महाकाव्य, एक
उपन्यास काला पानी और एक उनकी आत्मकथा जो कि उनका आजीवन कारावास। 10,000 पंक्तियों से ज्यादा। आज कहते हैं कि क्यों महापुरुष हैं। पर डे चित्रा जी, पर डे 30 पाउंड शेर कोल्हू की तरह निकालना पड़ता था। अगर कम रह गया तो उतने ही कोड़े लगते थे चित्रा जी। आज वो लोग जो विरोध करते हैं वो सवाल पूछते हैं कि माफी क्यों मांगी। जो विरोध करते हैं वो ये सवाल पूछते हैं। चित्रा जी बस हाँ चित्रा जी, वो भूल जाते हैं कि जो लोग नैनी में बंद थे उनके लिए इलाहाबाद के आनंद भवन से उनके खानसामा बाबू खां द्वारा बनाया गया खाना जाता था। वो ये बात भूल जाते हैं कि जो माफीनामा कह रहे हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि रॉयल प्रोक्लेमेशन था वो क्लेमेंसी, दैट वाज एन ऑर्डर जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के में लिखा है। जैसा कि अभी आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे, वॉल्यूम नंबर 23 पेज नंबर 156। सवाल करते हैं गांधी जी कि आज 5 महीने भी बीत गए हैं फिर भी सावरकर बंधुओं को क्यों नहीं छोड़ा गया। यही नहीं चित्रा जी, आगे बढ़ते हुए वो फिर लिखते हैं अपने 18 मई 1921 में कि ही वॉज अ ब्रेव, he was a clever, he was a patriot। चलिए ठीक है, अब मैं सुधांशु जी से इस बारे में जवाब लूंगी कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने वीर सावरकर को वो जगह नहीं दी जो जैसा कि बीजेपी या फिर आरएसएस आज की तारीख में जानती है। लेकिन रतनलाल जी वो कह रहे हैं कि दरअसल महापुरुषों को आपस में लड़ाने का काम आप लोगों की ओर से किया जाता है। ठीक है विशाल जी, आपने जो सवाल पूछे हैं रतनलाल जी उसका जवाब देंगे। महापुरुषों को आपस में लड़ाने का काम कौन करता है बताइए रतनलाल जी। ठीक है, आपकी ओर इशारा है चित्रा जी। पहले उदय जी को और जेल में बैठकर महाकाव्य किसने लिखा? ठीक है बोल रहे हैं, सुन लीजिए। पहले सुनिए तो सही, हल्ला नहीं करते हैं स्टूडियो में। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पास किया कि उनको सर्वसम्मति से तो हो जाओ, सुन तो लो। सारे जो आरोप लगे हैं पाबंदियां, बंधु अभी किताब में खरीदने जा रहा हूँ, अभी ऑर्डर करने जा रहा हूँ, पहले सुनिए। ऐसा है, बोलिए ऐसा है। हेलो बोलिए रतनलाल जी, आपकी आवाज आ रही है। एक तो पहले उदय जी को और चिरायु जी को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने किताब लिखा है। ये उनको बधाई देना चाहिए। किताब लिखना, नेता बनना बहुत आसान काम होता है, किताब लिखना मुश्किल काम होता है। और मैंने ही उनके समकालीन थे काशी प्रसाद जायसवाल जो कि सावरकर के केस लड़ने भी गए थे, उन पे मेरी पीएचडी है और 7 किताबें मैं पब्लिश कर चुका हूं काशी प्रसाद जायसवाल पे। तो एक व्यक्ति को पूरा जब समझना हो तो पूरे संदर्भों में समझा जाता है। एक लंबे दरमियान में इतिहास ऐसे देखता है, आइसोलेटेड फेनोमेना उठा के मान लिया कि उन्होंने माफी मांग लिया, जनरल एमनेस्टी के लिए लिखा था, हो सकता है कि टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। भगत सिंह ने फांसी कबूल कर लिया लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हो, तो उसको संदर्भों में समझने की जरूरत है। दूसरा कि ये कह दे रहे बहुत सारे लोग जेल में थे, बहुत सारे लोग फांसी पर चढ़े उस समय, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सावरकर जेल में थे। और लोगों का इतिहास कहाँ है उसको खंगालने की जरूरत है। दूसरा मैं उम्मीद करता हूं कि उदय जी ने जो किताब छापा है वो सब फुटनोट और रेफरेंस के साथ होगा। मैं मंगवाने जा रहा हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं उदय जी से और सुधांशु जी से कि कम से कम इतनी राष्ट्रवादी सरकार है, पहले राष्ट्रवादी इतिहासकार एक लाइन आपका कोई मंत्री नहीं लिखता है, न बोलता है, न एक पर्चा छापता है। और खाली ये बात समझिए जायसवाल जी के ऊपर। ठीक है रतनलाल जी, आपकी बात हो गई, मेरे पास वक्त की कमी है। उदय जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए सुधांशु जी आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि उम्मीद करता हूं कि तमाम रेफरेंसेस का जिक्र आपने अपनी किताबों में किया होगा कि कहां से साक्ष्य इकट्ठा करके किताब लिखी गई है। ये किताब फुल ऑफ रेफरेंसेस है, इसमें एक भी हमारा स्टेटमेंट। चलिए आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुधांशु जी क्लोजिंग कमेंट, वो कौन लोग हैं जिन्होंने सावरकर जी के साथ न्याय नहीं किया? किसकी तरफ इशारा है आप लोगों का? आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर वो क्या वजह रही होगी कि सावरकर के साथ उन लोगों की ओर से न्याय नहीं किया गया? बस हम बता रहे हैं। देखिए रतनलाल जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि हमें किश्तों में आजादी मिली, इसीलिए आजादी की परिणति एक अखंड भारत में न होकर एक टुकड़े के रूप में हुई और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी 1930 से पहले स्वराज्य की लड़ाई नहीं थी, कंसेशंस की लड़ाई थी। और उसके बाद बता रहा हूं क्यों, क्योंकि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तो जानते कब बने? 15 अगस्त 47 को नहीं चित्रा जी, सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में किसने शपथ दिलवाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसके प्रति निष्ठा की शपथ दिलवाई? ब्रिटिश क्राउन के।
37 और 42 की प्रोविंशियल असेंबलीज में जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति शपथ लेकर, निष्ठा की शपथ लेकर राज्यों में सरकार बनाई, सितंबर 1946 में जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा लेकर सरकार बनाई, वो आज सावरकर को क्यों करने लगे? एक लाइन मुझे याद आती है चित्रा जी कि नौरंगिये सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिये सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, जिन्होंने। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जो सवाल इसी मुद्दे पर हमने पूछा था उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आज दंगल का हमारा सवाल था कि क्या सावरकर के साथ इतिहास लेखकों ने न्याय नहीं किया। आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 75% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 25% ने नहीं में जवाब दिया है। सावरकर पर नए सिरे से बहस हो रही है। आगे ये बहस कहां तक जाती है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। दंगल में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।